हेलो। अ, आज हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग को हम कैपिटल एक्सपेंड डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनी का लॉन्ग टर्म, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस टाइम पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, एक से ज्यादा तीन चार ऑप्शन होते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज हैं, अब आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आपको हायर रिटर्न मिल सके, ठीक है। अब आपको वो इन्वेस्ट करना है। तो जब यही हम 10 लाख रुपीज को लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारे पास सामने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है, ये चूज करना ही होता है कैपिटल बजटिंग। It is a long-term investment decision whether to invest in a particular investment proposal decision or not। ये हमारा लॉन्ग टर्म मतलब 5, 10, 20 ईयर्स के लिए हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर जो प्रपोजल है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वहां पे हमें अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने भी हैं या नहीं। या फिर हमारे पास मान लो 4 से 5 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड वेदर द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड और नॉट। सबसे पहले इवेल्युएशन करना जरूरी होता है। अगर मान लो आपके पास 4 5 प्रपोजल हैं और आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, अब जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे, मतलब देखोगे नहीं कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो क्या ऐसे ही अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दोगे? ऐसा तो है नहीं, 1 2 साल का डिसीजन है। इस साल गलत हो गया तो अगले साल हम सही कर लेंगे। ये डिसीजन जो होते हैं वो, एक तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। इसलिए ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब लंबे टाइम के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस प्रपोजल में। दिस प्रोजेक्ट वन एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज इट विल रिक्वायर अ ह्यूज कॉस्ट। मतलब अगर हमने एक बार अपने कैपिटल बजटिंग में जो डिसीजन लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन जो लेते हैं, एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो फिर हम इसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे होते हैं। अगर हमें वापस लेना भी पड़ेगा, मान लो हमने कहीं एक अपना न्यू, हम सोच रहे थे कि हम अपनी एक न्यू एंटरप्राइज खोल रहे हैं, जैसे हम अभी आगरा में बिजनेस करते थे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम दिल्ली में भी अपनी बिजनेस को ले जाएं। तो अब हम, ऐसा तो नहीं है कि आज दिल्ली में इन्वेस्ट करके कल उसको वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर हम वापस ऐसा करते भी हैं तो हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, वो सारी हमारी वेस्ट हो जाएगी, हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये जो डिसीजन होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, क्योंकि अगर हमने एक बार ले लिया तो हम वापस नहीं ले सकते। अगर हम वापस लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता है। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, पूरी जो प्रोसेस होती है जनरेट करने की, इवेल्युएट करने की और सिलेक्ट करने की। जैसे आपके पास 4 5 ऑल्टरनेटिव हैं, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस। मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। उसके बाद फिर आप सारे ऑप्शंस को, मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप चारों ऑप्शंस को इवेल्युएट करोगे कि अगर मैं इधर अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, अगर मैं इस सेकंड वाले प्रपोजल में अपने पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तीसरे प्रपोजल में करता हूँ तो इतना रिटर्न मिलेगा। हम इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद चूज करते हैं, जिस जहां पर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा हम वही चूज करेंगे। और फॉलो अप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब हमारे कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब जो भी हम कैपिटल बजटिंग में हमारा डिसीजन लेते हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल के लिए हमने किया फिर हम नहीं करते। लॉन्ग टर्म मतलब 10 15 20 सालों के लिए, या फिर बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए लेते हैं हम इन डिसीजंस को। इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट रिक्वायर होती है, इसलिए यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। जब हम पैसा जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क भी तो उतना ही ज्यादा होता है। मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन, और कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा टफ डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा लगा होता है और ये लंबे टाइम के लिए होता है। तो हमें काफी सोच विचार करके अच्छे से वाइजली चूज करके अपना कोई भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि अब हमारे पास जो
हमारे जो प्रपोजल्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब हमारे पास पैसे तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं कि हम हमारे पास 5 ऑप्शन है तो हम पांचों ऑप्शन खरीद सकते हैं। या तो जो अगर हमें एक प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, मान लो हमारे पास मेरे पास 5 ऑप्शन है, उनमें से मेरे मैं सिर्फ एक ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बाकी 4 को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता कि मैं पांचों प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकती, तो फिर मैं मेरा ये कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि फिर मुझे चूज ही नहीं करना है। इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मैं उसको वापस नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और इम्पैक्ट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारा जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, डिवेंचर्स लोन्स कितने हैं, ठीक है। तो उस पे भी इम्पैक्ट आता है हमारे बिजनेस डिसीजन का, हमने डिसीजन कैसे लिया है। उसके बाद हमारे कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम सोच रहे हैं कि ये वाला मेरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, उसका उसको इवेल्युएट करते हैं। सेकंड इज कॉस्ट कंट्रोल, जब हम अपने डिसीजन अच्छे से लेंगे, मतलब हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है उस पर भी कंट्रोल रहता है हमारा, वो भी कम से कम लगती है। अगर हम बिना सोचे ऐसे ही अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे हमें बहुत ज्यादा लॉस भी होता है और हमारी कॉस्ट भी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, जो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ भी मैक्सिमाइज होता है, मतलब हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। जितना ज्यादा हमारा डिसीजन अच्छा होगा, मान लो दिल्ली में जो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोची थी वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर रहा है, मेरा जो दिल्ली का बिजनेस है वो बहुत एक्सपेंड कर रहा है, तो उससे मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी। एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसीजन, अब मैंने कोई डिसीजन पास्ट में लिया था उसका भी एनालाइज हो जाता है कि मैंने पास्ट में ये किया था तो इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था, तो मैं इसी तरीके से और आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब कितना पैसा हमें डिवेंचर से लेना है, कितना इक्विटी शेयर से लेना है, ठीक है, इसकी भी हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितना कहाँ किस प्रोजेक्ट में लगाना है, तो फिर हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की भी प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, जो हमारी कंपनी की जो फिक्स असेट्स हैं उनकी भी वैल्यूएशन हम अच्छे से कर पाते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी, जैसे हमारे पास 4-5 ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव्स है, मतलब 4-5 ऑप्शंस हैं, अब तो उसमें बेस्ट कौन सा है, तो हमें प्रायोरिटी मिल जाती है कि ये पहले नंबर पे अच्छा है, ये दूसरे नंबर पे अच्छा है, ये तीसरे नंबर पे अच्छा है। जैसे मैं हूं, अब मेरे पास 4 ऑप्शन है कि या तो मैं इस टाइम पे पढ़ लूं, या मैं टीवी देख लूं, या फिर मैं अपना कोई मेरा काम है मैं वो कर लूं। तो जो मेरे लिए बेस्ट होगा, मुझे लगेगा कि मेरे लिए टीवी देखना बेस्ट है, तो मैं वो मेरी प्रायोरिटी जो है वो सेट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते तो हमारी प्रायोरिटीज आ जाती हैं कि हमें किस में पहले पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद किसी दूसरे ऑप्शन में करना है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन उसको अफेक्ट करते हैं। पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब जैसे पहले हम एंड्रॉयड वो लेते थे, डॉट फोन, जो वैसे जो फोन आते थे, लेकिन आजकल हम एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, ठीक है। पहले हमारी जो टीवी जो होती थी वो वैसी मोटी वाली होती थी, अब एलसीडी एलईडी आ रही है, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कितना चेंज हो रही है, उस पे हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन डेफिनेटली डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्योंकि मान लो आज आपने कोई डिसीजन ले लिया, अब इसमें कॉस्ट इतनी ज्यादा लगती है, अब ये थोड़ी ना कल टेक्नोलॉजी बदल गई तो आप अपने डिसीजन को इतनी जल्दी थोड़ी ना हम बदल पाएंगे, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास कि हमने आज यहाँ पे इन्वेस्ट 1-2 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, अब कल पता चला टेक्नोलॉजी बदल गई तो मैं 2 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर दूंगी। डिमांड फोरकास्टिंग, जब हम अच्छे से अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, मतलब मैं मैंने मैंने ये मुझे ये पता चला कि अभी जैसे गर्मियां आने वाली हैं, तो अब आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी, तो मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम पार्लर खोल लेती हूँ, तो इससे मैंने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया।
स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, अब हमारे कॉम्पिटिटर जो उनकी स्ट्रेटेजी किस टाइप की है, उससे भी मेरा कैपिटल बजटिंग का डिसीजन डेफिनेटली सीधी तरीके से इफेक्ट होगा। अब मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत कम प्राइस चार्ज करता है, तो मुझे उसके बराबर प्राइस चार्ज करने पड़ेंगे। जैसे कोको कोला और पेप्सी, अगर कोको कोला जो है वो अपनी 10 रुपए का भी देती है और पेप्सी भी 10 रुपए की आती है, अब सडनली कोको कोला जो है वो अपने प्राइस 15 कर ले, तो क्या कोको कोला बिकेगी? नहीं बिकेगी, उसकी सेल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उसकी स्ट्रेटेजीज किस टाइप की हैं। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो फाइनेंशियली हमें अफेक्ट नहीं करते, जैसे कि हमारी कंपनी के जो इम्प्लॉयज हैं उन वो कितने एफिशिएंट हैं, ये भी हमारी कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करता है कि हम हमारे पास लेबर ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है। टाइप ऑफ मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद कैश फ्लोज, जो हमारी कंपनी में कितना कैश आता है और कितना कैश जाता है, उससे भी हमारी कैपिटल बजटिंग के डिसीजन इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। पहला है न्यू प्रोजेक्ट, अभी आप कुछ नहीं करते हो, आपके माइंड में आइडिया आया है कि आप एक न्यू बिजनेस खोल लो, तो जब आप न्यू बिजनेस खोलने की सोचते हो उस टाइम पे जब अब आपके पास 4-5 ऑप्शन है कि मैं या तो किसी रेस्टोरेंट खोल लूं, या फिर मैं एक शॉप खोल लूं कॉस्मेटिक की, ठीक है, उसके अलावा या फिर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लूं जो कि शूज बनाए। तो ये मेरे पास 4-5 ऑप्शन है। अब मैं अभी बिजनेस नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरे पास ये 4-5 ऑप्शन है, तो इसमें से जो मेरे को बेस्ट लगेगा मैं वही चूज करूंगी। A new project is one that identifies a new product for which there is demand. वो प्रोडक्ट जिसके लिए डिमांड है मार्केट में, मैं वही चूज करूंगी डेफिनेटली फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन मार्केट बट फॉर न्यू कंपनी। उसके बाद सेकंड इज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ लेकिन मैं अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना चाहती हूँ। मतलब अभी मैं आगरा में कर रही हूँ बिजनेस, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँ, मतलब दिल्ली और नोएडा और एमपी, मतलब सब जगह अपने बिजनेस को लेके जाऊं। तो जब मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मुझे अपना जो बिजनेस है वो कहाँ पर एक्सपेंड करना है। जैसे मैं अगर चाहूँ कि मैं दिल्ली में अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँ, it is one that is aimed at increasing the installed plant capacity for the current product range। जो अभी मैं बेच रही हूँ मैं बेचूंगी वही, लेकिन उसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ मैं। या फिर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, अभी जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई तो मुझे अब अपडेटेड भी तो रहना पड़ेगा। जैसे पहले जो नोकिया कंपनी थी वो वैसे डॉट फोन बनाती थी, नहीं मतलब वैसे मोटे वाले फोन जो आते हैं, ठीक है, तो वो कितनी ज्यादा पीक पे थी, पहले हर कोई नोकिया का फोन खरीदता था, लेकिन आजकल कोई पूछ भी नहीं रहा है। इवन बहुत सारे लोग हैं जिनको नोकिया के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। टेक्नोलॉजी चेंज हुई लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया। ऑन द अदर हैंड सैमसंग पहले वैसे वाले फोन बनाता लेकिन अब वो एंड्रॉइड साइड बना रहा है, वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है, लेकिन नोकिया वो मार्केट से आउट हो गया है क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं की। उसके बाद रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, इट इन्वॉल्व सम ऑफ द ओल्ड मशीनरी विद न्यू मशीनरी ऑफ सेम कैपेसिटी। मतलब हम जो हमारा बिजनेस है अभी हम जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो ऑब्सलीट हो गई है, मतलब खराब हो गई है, अब हमें उसे बदलनी है। ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम उसको रिप्लेस करते हैं मतलब पुरानी मशीन से हम अब नई न्यू मशीन खरीदते हैं क्योंकि पुरानी मशीन जो है वो खराब हो गई है या उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, या फिर हम अपनी जो काम है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब अभी मैं अभी मैं जैसे कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी, ठीक है, तो मैं अब डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं शूज भी सेल करूँ, ठीक है, अपनी जो प्रेजेंट बिजनेस कर रही हूँ मैं उससे हटके कुछ करती हूँ मैं। When a manufacturer want to offer more than one project product, then it describes a diversification of project। जैसे अमूल की कितनी सारी चीजें आती हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हमारे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, मैं आज 2 मेथड्स कराऊंगी, 3 मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स कराऊंगी,
डिस्काउंटेड मेथड हम कल करेंगे। हमारी कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं लेने के। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है डिस्काउंटिंग मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम नॉर्मली अपने बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जिसमें आता है, पहला आता है अर्जेंसी मेथड, दूसरा है पेबैक पीरियड मेथड, और तीसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और डिस्काउंटेड में आते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और डिस्काउंटेड पेबैक। ठीक है, सबसे पहले मेरा आता है अर्जेंसी मेथड। अब अर्जेंसी मेथड में क्या होता है, जो भी, जैसे मान लो अभी आपको जल्दी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वाइजली चूज सको, मतलब आप बहुत ज्यादा टाइम ले सको अपने मेथड को चूज करने में, तो जब हम इमरजेंसी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये हमें अभी बेस्ट लग रहा है, तो हमने वही चूज कर लिया। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसमें मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। बस इमरजेंसी में, जैसे सपोज आज मुझे शादी में जाना है, तो मेरे को अर्जेंटली कोई ड्रेस चाहिए, तो मैं मार्केट गई, मैंने इतना सोचा नहीं, मेरे को जो पहला ड्रेस या दूसरा ड्रेस पसंद आया, मुझे लगा हाँ ये अच्छा है, मैं वही परचेज कर लाई। ये होता है अर्जेंसी मेथड, मतलब जो हमने बहुत जल्दीबाजी में ले लिया। जरूरी नहीं है कि ये जो डिसीजन हमने लिया है वो बेस्ट ही हो सकता है जो हमने डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में लिया है वो गलत हो, हमारे बिजनेस के लिए इतना अच्छा ना हो, क्योंकि इसमें हमने कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं की है, कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, हमने बस जो हमें ठीक लगा वो हमने कर ले लिया। दिस प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट स्क्रैप। अब इसमें हम चूज कैसे करते हैं, जिसमें हम, हमारी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जो लास्ट में हमारे पास बच जाता है। जैसे मशीनरी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, तो लास्ट में जब मशीन डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट होती होती, लास्ट में जो उसकी वैल्यू बच जाती है, मतलब लास्ट तक आपने कर ली, अब लास्ट में जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचेगी उसकी, वो होती है हमारी स्क्रैप वैल्यू। तो हम इसमें ये देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा लास्ट में हमारे पास पैसे आएंगे। अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज की है, तो उसको मैं आखिर में जब बेचूंगी 10 साल 15 साल बाद, तो मुझे स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी उसकी, या फिर स्क्रैप वैल्यू को ही हम टर्मिनल वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। और दिस मेथड इज नॉट गुड मेथड ऑफ कैपिटल बजट। ये मेथड जो है वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, उसके बाद आता है पेबैक पीरियड मेथड। अब पेबैक पीरियड मेथड में इसका पहले तो डिसीजन रूल क्या होता है, हम जो सब, जैसे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जब जिसमें सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है, हम वो वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने अपना कैलकुलेशन किया, तो पहले में 2 साल में आपका पैसा मिल रहा है आपको वापस, जैसे आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अब 2 साल में एक प्रपोजल है मेरे पास, उससे 2 साल में मेरा पैसा वापस आ रहा है। दूसरा प्रपोजल है, उसमें मेरे 3 साल में रिकवर हो रहे हैं 10,000 रुपए। चौथा प्रपोजल है, उसमें मेरे 4 साल में रिकवर हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो 2 साल में मेरा पैसा रिकवर करके दे रहा है, मैं उस वाले बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। अब मेरे को, इन केस व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो आर इक्वल, जब मेरे क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लोज जो है वो इक्वल हैं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मतलब फॉर्मूला तो सेम रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन। अ मशीन कॉस्ट ₹10 लाख, इज वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years। एक मशीन है 10 लाख रुपए की, जिसकी वर्किंग लाइफ है 5 years, और एनुअल कैश इनफ्लो है 4 लाख। ठीक है, तो मेरे को पे बैक पीरियड निकालना है, तो मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था मेरा 10 लाख का, एनुअल कैश इनफ्लो है मेरा 4 लाख का, तो मेरा जो आंसर आ गया वो 2.5। अब जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है, और मेरा टाइम आ रहा है 2.5 साल, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे ये इवन दे रखे थे, मतलब हर साल मुझे 4 लाख मिलता रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन है जब जो हमारी एनुअल कैश इनफ्लो है वो इक्वल नहीं है, मतलब किसी साल मुझे 4 लाख मिला, किसी साल मुझे 5 लाख मिला, किसी साल मुझे 2 लाख ही मिला। इस तरीके से जो मेरा फंड्स है वो अनइक्वल है, मतलब। ठीक है, तो ये है हमारा, इसमें इसका फॉर्मूला होता है कंप्लीटेड ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्युमुलेटिव एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर एनुअल कैश फ्लो इनटू 100। ठीक है, तो
एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, एक इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का। इन अ प्रोजेक्ट जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ ₹2,000, 4,000 एंड 12,000, जिसमें मुझे पहले साल 2,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल 4,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे साल 12,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनकी कुमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो निकाल लूंगी। वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मेरा 2,000 था, ठीक है, तो मैंने कुमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो लिख दिया 2,000, फिर 2 + 4 6,000 हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इन दोनों को ऐड करके मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो ये आंसर आया है, इसको इससे ऐड कर दूंगी 12,000 से। 6,000 + 12,000 तो मेरा 18,000 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से निकालते हैं अपनी क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, 2,000 + 4,000 6,000, 6,000 + 12,000 18,000। हाँ, एक मिनट। अब जैसे मेरे पास ये बिजनेस डिसीजन प्रपोजल है कि मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें पहले साल, अच्छा, जिसमें मुझे पहले साल तो 2,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे साल मुझे 4,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे साल मुझे 12,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें कुमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो निकाल लूंगी। तो इसमें मुझे क्या करना होगा? पहले साल का मेरा 2,000 है, तो 2,000 का 2,000 आ गया। दूसरे साल में मुझे 4,000 मिलेगा, तो कुमुलेटिव एक्यूमुलेटेड क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो कितना आ जाएगा? 2,000 + 4,000, 6,000 आ गया। अब तीसरे साल में मैं मेरे को 12,000 मिला रिटर्न, तो 6,000 + 12,000 18,000। ठीक है, अब उसके बाद कंप्लीटेड मेरा प्रपोजल था 10,000 का। मेरे 10,000 पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो 10,000 जो पैसे हैं मेरे, वो कितने सालों में रिकवर कर पाऊंगी मैं, बेसिकली मुझे ये देखना है। तो तीसरे साल में अगर मैं जाती हूँ तो वहां पे तो मुझे 18,000 रुपए मेरे मिल रहे हैं, लेकिन मेरा फॉर्मूला है कंप्लीटेड ईयर, मतलब जो ईयर मेरे कंप्लीट हैं, 2,000 + 6,000 8,000 रुपए यहाँ पे मेरे पूरे हो गए, तो 2 ईयर मेरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद कितने बचे? 10,000 थे मेरे, 8,000 मुझे 2 साल में रिकवर हो गए, तो तीसरे साल में मुझे कितना रह गया? 2,000। तो उसके लिए मैं करती हूँ ये वाला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये लगाती हूँ। जो 2,000 मेरा बचा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कुमुलेटिव एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। ठीक है, इसके लिए जो 2,000 मेरे बचे हैं, पहले दूसरे साल में, यहाँ पे पहले साल मुझे 2,000 मिल गए, दूसरे साल मुझे 6,000, तो मतलब टोटल मेरा 8,000 हो गया। दूसरे साल में मैंने 8,000 रुपए रिकवर कर लिए। अब मेरे 2,000 रुपए तो बचे हैं, सॉरी, दूसरे साल में मुझे 6,000 रुपए रिकवर हो गए मेरे, तो अब मेरे 4,000 रुपए बचे हैं, है ना। तो कंप्लीटेड ईयर मेरा हो गया 2। और जो मेरा बिजनेस प्रपोजल का डिसीजन था 10,000 का, माइनस ये 6,000, जो मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर था वही, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एनुअल कैश फ्लो, तो वो कितना है मेरा? 12,000। अगले साल का, 2 के बाद तीसरा साल में 12,000 का था मेरा एनुअल कैश फ्लो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो वो मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 12। मैंने 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा आंसर है वो मंथ्स में आएगा, और मंथ्स में निकालने के लिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर मुझे महीने में मेरा आंसर चाहिए तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया 12 से। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो 2,000 मतलब 2 ईयर और 10,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 12 मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे 2 साल 4 महीने आ जाएगा। मतलब ये जो है, मैं 10,000 रुपए अपने 2 साल 4 महीने में रिकवर कर लूंगी।
उसके बाद अब यहाँ पर तो मेरे को दोनों क्वेश्चन में एनुअल कैश फ्लो दिया था, लेकिन अगर मुझे एनुअल कैश फ्लो ना दिया हो तो मैं क्या करूंगी? इसके एग्जाम्पल है, मशीन कॉस्ट रुपीज 88 लाख। मेरी एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपीज। वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, और जिसकी वर्किंग लाइफ है 10 साल, मतलब वो 10 साल तक चलेगी। और स्क्रैप वैल्यू मुझे मिलेगी 80,000। मतलब जब मेरा फाइनल हो जाएगा पूरा बिजनेस 10 साल तक, तो उसके बाद जब मैं उसको बेचूंगी 10 साल बाद अपनी मशीन को, तब मुझे 80,000 रुपए मिलेंगे उस बेच के। अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में मुझे अर्निंग दिए आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स, जो है 2,72,000। अब मुझे पेबैक पीरियड निकालना है इसमें, और पोस्ट पेबैक पीरियड निकालना है। पेबैक पीरियड होता है जब तक मैंने पैसे अपने जैसे लगाए थे, 10,000 रुपए लगाए, तो वो कितने सालों में मेरे को रिकवर हो जाएंगे। और पोस्ट पेबैक पीरियड होता है कि मेरे दो, जैसे मान लो 10,000 रुपए मैंने लगाए थे, तो 10,000 रुपए तो मेरे 2 साल में रिकवर हो गए, लेकिन मेरे मशीनरी की वर्किंग लाइफ तो 10 साल है, तो बाकी जो 8 साल हैं उसमें भी तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। 8 साल भी तो मैं उसी मशीन से ही काम करूंगी, तो उसमें उस 8 साल में जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो देखते हैं हम पोस्ट पेबैक पे। ठीक है, अब एनुअल कैश फ्लो निकालूंगी, तो अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स मुझे कितने दे रखा है? ये दिए मुझे 2,72,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2,72,000। ठीक है, टैक्स रेट है मेरी 25%, तो वो मैंने निकाल ली। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, मैंने जब क्वेश्चन कराया था, तो मैंने यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया था, उसके बाद मैंने टैक्स माइनस किया। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने टैक्स पहले माइनस किया है, मतलब टैक्स माइनस किया है और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन के बाद का पैसा दिया है, ये अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखा है। उसको जो हम बाकी के जो क्वेश्चंस करते थे उनमें अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखा है, इसीलिए मैंने खाली टैक्स माइनस किया और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसका 25% निकाल लूंगी 2,72,000 का, जो कि 68,000 आएगा। उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा 2,04,000। फिर डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं, क्योंकि जो एनुअल कैश फ्लो होता है वो आता है अर्निंग आफ्टर डेप बट बिफोर टैक्स, सॉरी, अर्निंग बिफोर डेप बट आफ्टर टैक्स, ये आता है मेरा एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक किया, तो मेरा डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? हमारा जो मशीन की कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मशीन कॉस्ट कितनी थी इसमें? 8 लाख रुपीज, और स्क्रैप वैल्यू थी मेरी 80,000, और नंबर ऑफ ईयर्स था मेरा 10। तो जब मैं 8 लाख में से 80,000 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 7,20,000। उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 72,000। तो उसको मैं ऐड बैक कर दूंगी, तो ये आ गया हमारा 2,76,000। पेबैक पीरियड निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मेरी 8 लाख और एनुअल कैश फ्लो निकल के आया मेरा 2,76,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.9। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं हम? टोटल इनफ्लो, जितना हमें टोटल इनफ्लो होगा, प्लस स्क्रैप वैल्यू जो हमें लास्ट में मिलेगी, माइनस इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले किया था। तो टोटल इनफ्लो कितना है? 2,76,000 और प्लस जो 2,76,000 है वो 1 साल का है, मुझे 10 साल तक रिटर्न होगा, तो 10 साल तक हो जाएगा 27,60,000 प्लस 80,000 माइनस 8 लाख, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,40,000। ठीक है, अब ये भी है व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो इज नॉट गिवन। अब इसमें मुझे जो क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, अब मशीन कॉस्ट रुपीज 5 लाख, एक मशीन है 5 लाख की जिसकी वर्किंग कैपेसिटी है 5 साल। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मुझे 50,000 मिलेगी और अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 1,50,000 और अर्निंग मेरी
डेप्रिसिएशन से पहले और टैक्स से पहले है 1,50,000, तो मुझे फाइंड करना है पे बैक पीरियड। अब इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरी अर्निंग बिफोर डेप एंड टैक्स है 1,50,000, जिसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा मेरा, जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो मेरा आ जाएगा 90,000। फिर जो आंसर आएगा उसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगी। टैक्स मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 25%, तो 60,000 का मैं 25% निकालूंगी तो 15,000 आ जाएगा। मैं इस तरीके से करूंगी तो मेरा आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब मैंने उसको माइनस किया तो मेरा 45,000 आ गया। अब मैं डेप्रिसिएशन जो मैंने पहले माइनस किया था उसको ऐड बैक कर दूंगी। अब मैंने डेप्रिसिएशन पहले माइनस किया, लेकिन अब मैं इसको जोड़ क्यों रही हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने पहले इसलिए माइनस किया था ताकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाए। अब मैंने 90,000 माइनस कर दिया तो मेरा टैक्स कितना निकल गया है, 15,000। लेकिन अगर मैं पूरा डेप्रिसिएशन माइनस ना करती और 1.5 लाख पे अपना टैक्स निकालती तो मेरा जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा आता। कितना आता, 1/15,000, 1,50,000 मेरा 37,500 समथिंग के आता। तो अपने टैक्स बेनिफिट के लिए हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्स निकाला मैंने, उसके बाद डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, क्योंकि इसमें हम जो एनुअल कैश फ्लो है वो पूरा लेते हैं, बिफोर डेप आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब मैं पे बैक पीरियड निकालूंगी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो मेरा आ जाएगा 4.167 ईयर्स। अब इस पे बैक पीरियड के फायदे क्या क्या है, पहला, फर्स्ट इज सिंपल, ये जो मेथड है बहुत आसान होता है, हमें कुछ नहीं करना, खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो करना है। ठीक है, जबकि जो डिस्काउंटेड मेथड जो होते हैं वो काफी टफ होते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमें डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसके बाद फियर ऑफ ऑब्सिलेंस। अब जैसे मेरा डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें जो सबसे कम टाइम ले रहा है प्रपोजल मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड होने का जो चांस है कि हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी वो बहुत कम हो जाता है। यूजफुल, थर्ड इज यूजफुल इन कैश ऑफ लैक ऑफ कैश। अगर मेरे पास कैश बहुत ज्यादा नहीं है तो ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है मुझे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपने कैश को रिटर्न पा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, नो मेजर ऑफ रिस्क, इसमें हम रिस्क को तो कंसीडर ही नहीं करते हैं। जब हम इतना ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करने तो रिस्क तो मेजर फैक्टर है ना, रिस्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रिस्क को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रपोजल है वो बेकार हो सकता है। लेकिन ये मेथड जो है वो रिस्क को कंसीडर ही नहीं करता है। और नो कंसिडरेशन टू स्क्रैप, अब लास्ट में जो मुझे, जैसे इस केस में स्क्रैप वैल्यू मेरी 80,000 थी, अब उस 80,000 को तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया, लेकिन 80,000 भी मुझे लास्ट में तो मिले ना। उसके बाद नो कंसिडरेशन ऑफ टाइम, और मैंने टाइम को भी कंसीडर नहीं किया। हमारी जो हम जब रियल लाइफ में बात करते हैं तो हर साल हमारी पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जो जैसे तेल, पेट्रोल है वो आज से 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, लेकिन आज 80-90 की हो रही है। क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से। तो हम जो टाइम की जो वैल्यू है वो तो इस मेथड में कंसीडर ही नहीं की, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज मैं जो चीज 100 रुपए में खरीद सकती हूँ 10 साल बाद में वो चीज 100 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होती है। आज जो चीज 10 रुपए में मिलती है मुझे अगले साल या 10 साल बाद वो मुझे 10 में नहीं मिलेगी, वो मुझे 12 में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा दूसरा मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं और अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ रेट ऑफ रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड ऑन